नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं वरुणा। प्रारंभिक अवस्था से ही मनुष्य स्वभाव से एक अभिनव व आविष्कारशील रहा है। विभिन्न आवश्यकताओं ने नए नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। प्रौद्योगिकी भी काम को आसान बनाने के लिए मनुष्य की ही खोज है। प्रौद्योगिकी में उन्नति एक तरफ उपयोगी है तो दूसरी तरफ कुछ हद तक इसके विनाशकारी प्रभाव भी है, और साइबर अपराध भी इन्हीं तकनीकी विकासों का एक नकारात्मक पहलू है। आजकल के समय की अगर हम बात करें तो हम दो दुनिया में रहते हैं, एक है फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा है वर्चुअल वर्ल्ड। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और हमारे पीछे हमारे कैमरामैन है, हमारी पूरी टीम है, ये हमारी भौतिक दुनिया है। और आप सभी दर्शक जहाँ मुझसे जुड़ पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, वो हमारी वर्चुअल दुनिया है। दोनों में ही अपराध जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से साइबर अपराध में भी वृद्धि हो रही है। और आज का हमारा विषय जो है वो साइबर अपराध और उसके प्रति हमें कैसे जागरूक रहना है ताकि हम साइबर अपराध के शिकार ना हो, इस पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं भूपेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है साइबर क्राइम शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे। साइबर अपराध एक नई किस्म की चोरी है, एक नए ज़माने की चोरी हम इसे कह सकते हैं। आखिर हमारे दर्शकों को बताएं कि साइबर अपराध है क्या? देखिए, आज के सिनेरियो में जो साइबर अपराध है वो एक इसमें इंटरनेट यूज़ होता है, और जो अपराध जो आपके कंप्यूटर के द्वारा होता है, जो आपके मोबाइल के यूज़ के द्वारा होता है, उसको साइबर अपराध कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो साइबर अपराध है वो उसका अगर फर्स्ट स्टेज देखा जाए तो ये जो आपके सामने मैं मोबाइल दिखा रहा हूँ, जो आप सभी के आज कल मोबाइल लोगों के हाथ में है, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, साइबर अपराध आपका यहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि जो साइबर अपराधी है वो आपको तरह तरह के प्रलोभन इंटरनेट के द्वारा आपके मोबाइल पे लिंक्स भेज के या कोई ना कोई प्रलोभन भेज के यूज़ करते हैं, और आप इससे साइबर अपराधियों के हाथों में आ जाते हैं। जी, आजकल बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो लॉन्च हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो ऐप्स है ये हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इनके जो है वो नुकसान भी है, क्योंकि अगर हम उसको गलत तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं इन ऐप्स को तो उसके नुकसान है। तो इन ऐप्स के लिए जो है हमें किस तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, आजकल इंटरनेट पर और मोबाइल पर हज़ारों तरह के बहुत सारे ऐप्स, फेक ऐप्स, जनरली मैं कहूँगा कि फेक ऐप्स आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जब सर्फिंग करते हैं या मोबाइल पे सर्फिंग करते हैं तो उसमें बहुत सी प्रलोभन वाली ऐप्स होती हैं, और वो बेसिकली जो असली ऐप्स होती हैं उससे मिलती जुलती ऐप्स को बनाया जाता है। और जो आमतौर पर जो यूज़र होता है, जो कंप्यूटर पे सर्फिंग कर रहा होता है, उसको किसी स्पेशल या पर्टिकुलर ऐप के बारे में जानकारी लेनी होती है, वो असल ऐप को ना देख के उससे मिलती जुलती ऐप पर चला जाता है, और वो वहाँ पर के फेक लिंक्स या उनकी जो अलर्ट्स होती है उसका शिकार बन जाता है, और वो फाइनेंशियल फ्रॉड या और भी तरह की सोशल मीडिया फ्रॉड का शिकार हो जाता है। जी, ये जो फेक ऐप्स हैं इनसे हम किस तरह से सतर्क रह सकते हैं? आपको एक तो इंटरनेट पे सर्फिंग करते हुए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको पहले देखना चाहिए कि अब जब आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि मुझे तो असल वाली जो असली ओरिजिनल जो ऐप है उसी को देखना है। कई बार क्या होता है कि जो साइबर क्राइम के जो क्रिमिनल्स हैं वो मिलती जुलती जो ऐप्स बनाते हैं उसमें छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे डॉट की गलती कर दी या कोई उसकी गलती कर दी, या जो उसका लोगो होता है वो मिलता जुलता लोगो करते हैं, वो रिजेंबल पूरा नहीं हो पाता। तो आपको किसी भी ऐप पे फटाफट क्लिक करने से या उस ऐप पे जाने से पहले आपको कम से कम 5-7 बार कंफर्म करना चाहिए कि क्या मैं असली ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ या देख रहा हूँ या नकली पे कर रहे हैं। जी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो साइबर ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और साइबर ठगों के निशाने पर जो है हिमाचल प्रदेश भी है। तो कितने तरह की ऐसी आपके पास शिकायतें जो है वो आ जाती हैं जो आजकल जो मेनली हो रही हैं? हमारे पास आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से के साथ बढ़ रहा है। जो नॉर्मल आईपीसी का क्राइम है उससे ये बहुत तेज़ी से आगे चले गया है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं। आप ये देखें कि हमारे पास कई तरह की कंप्लेंट्स है, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट्स है, जब जैसे पैसे की ठगी बोलते हैं जिसको, और एक सोशल मीडिया फ्रॉड की कंप्लेंट्स है जिसमें कोई फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या और भी प्लेटफॉर्म है उस तरह की है। तो सैकड़ों की तादाद में हमारे पास कंप्लेंट्स दर्ज हो रही हैं। जी, साइबर ठगी अगर किसी के साथ हो जाती है, पीड़ित जो है, साइबर ठगी का पीड़ित जो है वो कैसे अपनी कंप्लेंट जो है वो आप तक पहुंचा सकता है, किस तरह से वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बहुत सारे हिमाचल के लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि अगर जब वो साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो उन्हें कंप्लेंट कैसे करनी चाहिए जी। इसके लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कहीं भी किसी प्रकार की मनाही नहीं की है। आप नियर बाय जो आपके सबसे नज़दीक पुलिस चौकी है, पहले आप वहाँ भी जा सकते हैं, आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं और नॉर्मल पुलिस चौकी में भी जा सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है वहाँ पर भी एसपी के अंडर एक साइबर सेल होता है, वो भी हमारी तरह शिकायत दर्ज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे हिमाचल में 3 बहुत बड़े साइबर पुलिस स्टेशंस को खोला गया जो रेंज वाइज है। जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला राजधानी में साउदर्न रेंज पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसी तरह फिर एक मंडी में भी खोला गया है जिसके अंदर 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और इसी तरह धर्मशाला में खोला गया है जहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हम लोग जो हैं जो साइबर क्राइम में पोस्टेड होते हैं वो स्पेशलाइज्ड इसी काम के लिए लगे होते हैं, वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से शिकायत को डील किया जाता है और अपराधी तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सकता है। जी, अगर हम बात करें तो साइबर ठगी का जो शिकार होते हैं पीड़ित व्यक्ति, उनको कितने टाइम लिमिट के भीतर जो है वो अपनी शिकायत आप तक दर्ज करवानी पड़ती है? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। अक्सर क्या होता है हमारे पास कि बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ कंप्लेनेंट हमारे पास 4 दिन बाद भी आते हैं, 10 दिन बाद भी आते हैं, महीने बाद भी आते हैं। कुछ कंप्लेनेंट हमारे पास ऐसे हैं जो साल और 2 साल के बाद कंप्लेंट करने आते हैं। ऐसे में उनको जितना शिकायत का निवारण है, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हो जाती है कि उनकी मदद हो। मगर हाँ, कि जितना जल्दी, जैसे डॉक्टर के पास गोल्डन आवर में जाते हैं जी, बिल्कुल। आपको जितना आपके पास क्राइम आपके साथ हुआ है, आप जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से फ्रॉड, मतलब आप 10 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए और 72 घंटे के आए, तो उतना आपका शिकायत का निवारण उतना ही तेज गति से होगा। जी, जितनी जल्दी आप साइबर पुलिस के पास पहुंचेंगे उतनी जल्दी आप जो है अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सर, एनसीआरपी पोर्टल बहुत ज़्यादा सुना है हमने, ये कैसे काम करता है और आम जनता को जो है वो इसका क्या फ़ायदा है? हाँ जी, ये जो एनसीआरपी पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ओके सर। ये भारत सरकार ने इजाद किया है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये पोर्टल है। जी सर। इसका मतलब है कि जब कोई आप फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकार, अगर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होता है और वो नियर बाय साइबर पुलिस स्टेशन में चला जाता है या डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में जाता है, तो हम आपसे उसकी फाइनेंशियल जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी हम आपसे लेते हैं। आपकी कंप्लेंट होती है, आपका जो पैसा आपके खाते से फ्रॉडस्टर के खाते में कहीं भी पूरे कंट्री में कहीं भी गया हो उसके बैंक में, हम उसको शिकायत करके उसको ऑनलाइन हम उस नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि एनसीआरपी पोर्टल जो भारत सरकार का है उस पर उसको अपलोड करते हैं। ये एनसीआरपी पोर्टल की ब्यूटी ये है कि ये एनसीआरपी पोर्टल के तहत जितने भी हिंदुस्तान के बैंक्स हैं वो सारे उसके अंडर आते हैं और वो वहीं से निर्देश होता है कि सारे बैंक्स में जो कंसर्न बैंक है, बेनिफिशियरी का बैंक, बेनिफिशियरी इन द सेंस कि जो क्रिमिनल का बैंक है, वहाँ इंटीमेशन चले जाती है कि आप फ्रॉडस्टर का जो ये बैंक है इसमें आपका विक्टिम का पैसा चला गया है, तो वो उसमें एकदम निर्देश चले जाते हैं कि इस पैसे को रोक दिया जाए ताकि जो फ्रॉडस्टर है वो पैसा की उसकी ट्रांजैक्शन ना कर सके। जी सर, साइबर बुलिंग वर्ड जो है वो बहुत सुना जा रहा है, साइबर बुलिंग क्या है और इसमें किस तरह की सजा के प्रावधान है? हाँ जी, साइबर बुलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर बुलिंग ये होता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से गलत पोस्ट और गलत भाषा का उपयोग है और फेक न्यूज़ आदि का इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों? किसी इंडिविजुअल को हानि पहुंचाने के लिए। तो उस तरह का जो करते हैं उसको हम साइबर बुलिंग कहते हैं। और इससे साइबर बुलिंग से बचने के लिए हम आपको यही गाइड करते हैं कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे शेयर बिल्कुल ना करें और जो प्राइवेसी फीचर्स हैं आप उसका इस्तेमाल करें और उसको ध्यान से आप सीखें कैसे प्राइवेसी फीचर का इस्तेमाल करना होता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेसी फ़ीचर का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग जो है वो सोशल मीडिया भी एक आम प्रचलन हो गया है, सोशल मीडिया यूज़ करना मतलब आम हो गया है, लेकिन प्राइवेसी फ़ीचर का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही आजकल जो है वो बैंक से बहुत ज़्यादा फ्रॉड कॉल्स आती हैं और इवन उस पर ट्रू कॉलर पर लिखा हुआ आता है स्पेशली कि ये बैंक से ही कॉल आई है, और जो उनका बात करने का तरीका होता है, जो साइबर ठगी कर रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल इस तरह से ही बात करें कि वो बैंक से ही कॉल कर रहे हैं। तो इससे हम कैसे सतर्क रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि बैंक्स तो अपने कस्टमर को कॉल नहीं करता जी, बैंक्स की बार बार निर्देश देता है, एसएमएस भी करता है कि हम इंडिविजुअल कस्टमर को फ़ोन नहीं करते जी, क्योंकि बैंक्स के पास हज़ारों लाखों कस्टमर होते हैं, वहाँ तो बैंक में कस्टमर को अपने आप बैंक में जाना होता है। आपको सबसे पहले तो ये बिलीव करना है कि बैंक आपको कॉल नहीं करेगा।
तो इस तरह की जो आपको कॉल्स आती हैं, आपको खुद ब खुद ये सोचना है कि आपको जो इस तरह की बैंक से कॉल आ रही है, आपके माइंड में सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि ये किसी ना किसी अपराधी की और साइबर फ्रॉडस्टर की कॉल है जो आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है। तो जो इस तरह की आपको जो कॉल आपको बैंक से बोलने की आई या ओटीपी शेयर करने की आई, वो कभी भी आप अपना ओटीपी शेयर ना करें, और जो बैंक की जो आपको कॉल आने की जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें और उस नंबर को इमीडिएटली आप ब्लॉक करें। जी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इतने पैसे डिपॉजिट करवाने होंगे, आपको इतने मिलेंगे। तो इन तरह के जो ये शिकार जो है हो रहे हैं साइबर ठगी के बहुत सारे लोग, तो कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों से? हाँ जी, ये इस तरह का जो एक्चुअली फेक लॉटरी स्कैम का बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। जी बिल्कुल। लॉटरी के क्या है कि साइबर फ्रॉडस्टर वो वेस्ट बंगाल, झारखंड और दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे होते हैं। जी बिल्कुल। वो रैंडमली नंबर को चेक करते हैं और वो आपके उस पर आपके व्हाट्सएप को नंबर को लेके वो आपको कॉल करते हैं, और वो हज़ारों लोगों को कॉल करते हैं। हज़ारों लोगों में से 100 लोग उनके चुंगल में फंस जाते हैं। जी। वो आपको वीडियो कॉल करके झांसा देंगे कि आपकी 25 लाख की या 50 लाख की लॉटरी निकल गई है। लॉटरी निकलने के बाद आपको उस लॉटरी क्लेम करने का क्या प्रोसीजर है, वो आपको उसमें धीरे धीरे जाल में फंसाते हैं कि आपको लॉटरी क्लेम करनी है तो आपको हमारा एजेंट बात करेगा, फिर वो धीरे धीरे उससे 1 लाख 2 लाख करते करते हमारे हिमाचल में हमारे पास ऐसे भी केसेस, हमारे पास केस रजिस्टर्ड हैं जहां 25 लाख की लॉटरी व्यक्ति को निकलनी थी, मगर उसने 52 लाख रुपए फ्रॉडस्टर के खाते में जमा कर दिए। यानी कि जो लॉटरी उसने कभी डाली ही नहीं, ना इंटरनेट के माध्यम से डाली, ना फिजिकली उसने लॉटरी खरीदी, मगर उसने सिर्फ लालच में, और उसने परिवार वालों को नहीं बताया, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया, दोस्तों को नहीं बताया, फिर भी उसने 25 लाख की कहाँ लॉटरी निकलनी थी, 52 लाख रुपए दूसरे के खाते में डाल दिए जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था। तो इसके साथ साथ मेरी ये सलाह है कि जब भी किसी व्यक्ति को या जनता को फेक लॉटरी स्कैम से रिलेटेड कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें और अपने को किसी भी लालच में ना आए। अगर लालच में नहीं आएंगे तो आप स्कैम का शिकार नहीं हो सकते। जी, देखा जाता है अक्सर जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड की जो शिकायतें होती है, ये शिकायत कर देते हैं, उसके बाद जो पैसा वापस आने में जो है थोड़ा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसकी क्या वजह रहती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया जहां साइबर अपराधी हिमाचल में बैठे हों। जी बिल्कुल। ये साइबर अपराधी मोस्टली जो है झारखंड, जामताड़ा, वेस्ट बंगाल की तरफ बैठे होते हैं। ये बहुत बड़ा जिला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वहाँ पर क्या है कि बहुत सारा गैंग्स होती हैं। ये किसी के नाम से फेक सिमें ले लेते हैं, किसी के नाम की आईडी ले लेते हैं, आधार कार्ड किसी और का होता है। तो ये बैंक से जो एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू जब हम किसी को बैंक को फ्रीज करवाते हैं तो उस इन द मीनवाइल क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होता है वो आपका मैक्सिमम पैसा को वो विड्रॉ कर लेता है। अब उसने विड्रॉ करके वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ किया, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इस तरह वो आपका पैसा लाने में हमें काफ़ी कई बार बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट अल्टीमेटली काफ़ी हद तक उम्मीद रहती है कि ये पैसा मिल जाए, बट है बहुत मुश्किल। जी, आजकल क्रिप्टो करेंसी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो क्या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना कहाँ तक सही है? देखिए, अब डिजिटल करेंसी में लोग बहुत सारे पैसा लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को मान्यता नहीं दी है। जी। लोग ये एक डिजिटल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ये एक जुए की तरह है। जी। तो इस पे अगर आप पैसा लगाते हैं वो अपने आपके रिस्क के ऊपर है। मगर हाँ, ये है कि भारत सरकार ने, जैसा हमारी नॉलेज में है, 30% टैक्स इस पे इम्पोज किया है। जी। मगर ये जुए की तरह ही ये क्रिप्टो करेंसी है, ये लीगलाइज करेंसी नहीं है, क्योंकि इंडियन रुपी जो है वो लीगलाइज करेंसी है। जी। इसके साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो करेंसी से अर्न की हुई वैल्यू को नहीं दिखाते हैं तो आपको भारी पेनल्टी को इम्पोज किया जा सकता है। तो मेरी यही राय है कि डिजिटल करेंसी की बजाय जो हिंदुस्तान की करेंसी है, बैंक्स के जो स्कीम्स हैं, आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करें, और क्योंकि इसका कोई इंडियन खाते में इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। जी, आजकल अधिकतर देखा गया है महिलाएं जो हैं वो साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं, तो उनको आप क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी सेंसिटिव कंप्लेंट्स हमारे पास दर्ज हो रही हैं, विभिन्न प्रकार की हो रही हैं। इसमें महिलाओं को ख़ास तौर पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारे पास महिलाओं से रिलेटेड, गांव की महिलाओं से रिलेटेड भी कंप्लेंट्स है, शहर की महिलाओं से रिलेटेड भी हमारे पास कंप्लेंट्स है। महिलाएं बहुत जल्दी भाव में बह जाती हैं। आजकल फेसबुक जो ट्रेंड है, इंस्टाग्राम ट्रेंड है, या रील्स बनाने का ट्रेंड है, या वीडियो डालने का ट्रेंड है, फेसबुक के माध्यम से महिलाओं को बहुत ज़्यादा
सतर्क रहने की ज़रूरत है। फेसबुक के माध्यम से जो लोग फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, किसी की शक्ल सूरत अच्छी है या पोजीशन अच्छी है, आपको उस पे नहीं जाना है। जब तक आपको वेरीफाई ना हो कि आपके को नोन है, आपको किसी भी प्रकार की फेसबुक फ्रेंडशिप नहीं करनी है, क्योंकि आप ऐसा करने से अपनी इमेज को सोसाइटी के बीच में आप उसमें ट्रबल में पड़ सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा जो है किसी अनजान व्यक्ति के खाते में डाल सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं ऐड करना चाहूँ कि बहुत सारा जो क्राइम सोशल मीडिया से महिलाओं से रिलेटेड हो रहा है कि महिलाओं को बहुत सारी शिकायतें ऐसी आ रही हैं, जो शिकायतें उन्होंने हमारे पास कर रही हैं कि किसी से फेसबुक पे उनकी दोस्ती हो जाती है और जो फ्रॉडस्टर दूर दराज पे बैठा हुआ है, जो फेसबुक में अपने आप को कोई पायलट बन जाता है या कोई मर्चेंट बन जाता है, कुछ बन जाता है, वो आपको कोई पार्सल भेजने की बात करता है और आप उसकी बातों में आके अपने घर वालों को तक को नहीं बताते, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते और वो कहता है कि आपको मैंने इस पार्सल में 1 करोड़ रुपया कुछ भेजा है, ज्वेलरी भेजी है, अब ये इमिग्रेशन से छुड़ाएं। इस तरह प्रोसेस में वो आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए फ्रॉडस्टर के खाते में डाल देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी शिकायत हमें दर्ज करवा रही हैं और उसका शिकार हो रही हैं। तो मेरा ये आग्रह है महिलाओं से हिमाचल प्रदेश की कि वो इस तरह की वीडियो कॉल्स पे जिसको आप जानते नहीं हैं वो आपको गिफ्ट या तोहफा नहीं भेजेगा, तो आप उनकी बातों पे बिल्कुल ना आए और ऐसी भी किसी भी अनवांटेड वीडियो कॉल या कॉल पे भरोसा ना करें। जी बिल्कुल। आजकल अधिकतर हम देखते हैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सभी लोग, बुजुर्ग हों चाहे नौजवान हों चाहे बच्चे हों, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मेरा तो एक सुझाव यही है कि आप जो है फेसबुक का, इंस्टाग्राम्स का और ट्विटर का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि आप सारी की सारी जानकारी, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना घर का पता और अपने रिश्तेदारों का पता या अपने पूरे फैमिली का जो भी डाटा जो है आप अपने इन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, इन सब चीज़ों पे डाल देते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप जो फेसबुक में या इंस्टाग्राम वगैरह में अपना पर्सनल प्रोफाइल को आप हाइड ही करके रखें, उसमें कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना दें और ईमेल एड्रेसेस वगैरह ना दें। और आपको बहुत सारी डेली फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगी, आपको उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जिनको आप वेरीफाई करते हैं, जानते हैं, आप वहीं तक सीमित रहें, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों प्रोफाइल ऐसे होते हैं जो वो झूठे क्रिएट किए होते हैं। कभी वो महिला होती है, महिला नहीं भी होती है, वो मेल होता है, मेल होता है, वो होती है, वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो बाद में आपके साथ फ्रेंडशिप करके या आपकी पर्सनल डाटा में वो इन्वॉल्व होने के बाद आपकी सारी चीज़ों को वो चोरी करके वो गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी महिलाएं, मैं इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी शिकार हो रही हैं फेसबुक के माध्यम से, जिनकी फोटोज़ को और वीडियो को कट पेस्ट करके, मॉफ्ड करके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके जो व्हाट्सएप के जो लिंक है उनको हैक करके उनकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके रिलेटिव्स या दोस्तों को स्प्रेड किया जा रहा है ताकि उनको ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा ऐंठा जाए। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है आजकल और साइबर ठग जो है वो साइबर ठगी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी ले रहे हैं, तो ये किस तरह से? हाँ जी, देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की कगार में है। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होती है कि एक आपकी वॉइस को सेम टू सेम क्लोन, आप कह सकते हैं कि क्लोन करके, और आपकी जो फोटो है या आपकी खुद वीडियो है उसको ऐप्स के थ्रू वो करते हैं, पेड ऐप्स होते हैं। आपकी वॉइस को आपके व्हाट्सएप से फ़ोटो लेके या आपके फेसबुक से वीडियो लेके या आपकी फ़ोटोज़ को लेके वो आपके किसी रिश्तेदार को या आपके दोस्त को आपकी आवाज़ की कॉपी करके कॉल आती है कि मैं ये बोल रही हूँ, ये बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में इस टाइम लास्ट मोमेंट पे एडमिट है और मुझे 1 लाख 2 लाख की ज़रूरत है। आप उस आवाज़ को विश्वास करते हो कि ये मेरे रिश्तेदार की आवाज़ है, मेरे हस्बैंड की है, वाइफ की है, और आप एकदम पैसा भेज देते हो, जबकि हकीकत में वो जो विक्टिम है वो नहीं होता है। इसलिए आपको जब भी ऐसी किसी परिस्थिति में आपको लगे कि आपको जान पहचान के लोगों की ये अपनी ही आवाज़ लग रही है और वो इमरजेंसी का उपयोग कर रहे हैं कि मुझे पैसा भेजो, तो आप कई विभिन्न चैनलों से दोबारा कंफर्म करें क्या ये मेरा वही रिलेटिव है जिन्होंने मुझे ऐसा बोला कि नहीं है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है।
जी, आजकल क्यूआर कोड स्कैन करने का जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। किसी भी हम शॉप पे जाते हैं फटाफट से क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। तो किस तरह से हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है क्यूआर कोड स्कैन को लेकर? हाँ जी, देखिए अब हर शॉप्स में जी, आप हर शॉप्स में जाएंगे, पेमेंट क्यूआर पेटीएम का है या कोई भी है, क्यूआर कोड्स लगे होते हैं, एक फट्टा सा लगा होता है और आप पैसा जो है डिजिटल मनी वहाँ पर जाके वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और वो पैसा उसके जिसके आपने पेमेंट करनी उसके खाते में चले जाता है। जी। आपको ये सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे ही आप क्यूआर कोड में स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद आप जो सामने जिसको पेमेंट करनी है आप उसको अपना मोबाइल दिखाइए कि ये आपकी पेमेंट है, ये आपकी शॉप है, ये आप हो जिसको मैं पेमेंट भेज रहा हूँ। अगर उसमें उसका नाम या उसकी शॉप का नाम नहीं आता है तो आप पेमेंट को कैंसिल कर दें। हमारे पास ऐसे ही 1-2 कंप्लेंट्स भी हमारे पास आई हैं और भी आती रहती हैं कि क्यूआर कोड आपने जो स्कैन किया है वो कई बार सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, अब इनवर्टेंटली भी होता है। वो क्यूआर कोड आपने पेमेंट ए आदमी को की और पेमेंट जो है वो कहीं और चली जाती है। तो जब आपके सामने कस्टमर को कहते हैं कि आपकी पेमेंट नहीं आई है तो पेमेंट कहीं और चली जाती है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि खास तौर पे तब जब आप थोड़ी ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट कर रहे हो आप श्योर रहें कि आपकी पेमेंट सही जगह जा रही हो। जी, अगर हम बात करें जैसे आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है वो किस तरह के जो जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं कि जो आम जनमानस को जागरूक किया जा सके? देखिए, पहले तो हम दूरदर्शन का आभारी हैं कि दूरदर्शन ने भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमको बुलाया, हम आभारी हैं। दूरदर्शन ने हमें पहले भी बुलाया है। जो ये मंच जो दूरदर्शन का है ये इससे बड़ा मंच का और क्या मिला, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हमें सुन रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं अगर वो लोग हमें इस अवेयरनेस प्रोग्राम को समझे तो वो हज़ारों लोग या सैकड़ों लोग साइबर ठगी से बच सकते हैं। इसके अलावा भी हम कभी रेडियो के माध्यम से पंचायतों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और जनता को समझाते रहते हैं कि आप जो है इस प्रकार की ठगी से बचें, आप इस प्रकार की जो मॉडस ऑपरेंडी साइबर अपराधी कर रहे हैं उससे बचें। तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि जितना जागरूक हम लोगों को करेंगे, साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, उतना ज़्यादा साइबर अपराधी से हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों को बहुत ज़्यादा, हम सभी को बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, तभी हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।